आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग और चार्टर अधिनियम के बारे में। ये वो कानून थे जिन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया का शासक बना दिया और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक व्यापार करने वाली कंपनी एक रूलर कैसे बन गई। ये पूरी कहानी है संकट की, कंट्रोल की और पावर को एक जगह इकट्ठा करने की। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम इस कहानी को बिल्कुल क्रम से देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस संकट से जिसने ब्रिटिश सरकार को दखल देने पर मजबूर किया और खत्म करेंगे उस विरासत पर जो इन कानूनों ने पीछे छोड़ी। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के बाद वो एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी और ये सब एक डील के तहत हो रहा था। कंपनी को इंडिया में ट्रेड की मोनोपोली मिली हुई थी और बदले में उसे ब्रिटिश सरकार को हर साल 4 लाख पाउंड देने पड़ते थे। लेकिन ये जो कामयाबी थी ना, ये बहुत कच्ची थी। लड़ाइयां हुईं, एक भयानक अकाल पड़ा और इन सब वजहों से जो कंपनी इतनी अमीर मानी जाती थी वो दिवालिया होने की कगार पर आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी ही सरकार से मदद मांगनी पड़ी। तो कंपनी के दिवालिया होने के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, बंगाल का वो भयानक अकाल। दूसरा, एक बहुत महंगा युद्ध। और तीसरा, कंपनी के अपने ही अफसरों का करप्शन जो कंपनी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। अब ब्रिटिश सरकार ने कर्ज तो दिया, लेकिन शर्तों के साथ, और यहीं से सरकारी कंट्रोल का पहला बड़ा कदम उठाया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे गैस सिलेंडर पे एक रेगुलेटर होता है ना, जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही इसका काम था कंपनी की बेलगाम पावर को कंट्रोल करना, उसे ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। और सच कहें तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। अब देखिए, इस एक्ट से पावर स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसीज थीं, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तीनों अपने अपने हिसाब से काम करती थीं। लेकिन इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और बॉम्बे और मद्रास अब उसके अंडर आ गए। यहीं से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। और इस नई पावरफुल पोस्ट पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये जो पहली कोशिश थी ना, इसमें कुछ बड़ी खामियां थी। गवर्नर जनरल को उसकी अपनी ही काउंसिल के 4 लोग ओवररूल कर सकते थे, मतलब उसकी पावर लिमिटेड थी। ऊपर से गवर्नर जनरल की काउंसिल और जो नया सुप्रीम कोर्ट बना था, उनके बीच हमेशा झगड़ा रहता था कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए करीब 11 साल बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट एक नया एक्ट लेकर आए और यही है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका सोल्यूशन था एक डुअल कंट्रोल सिस्टम, मतलब 2 अलग अलग बॉडीज। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्हें कहा गया कि आप बस कमर्शियल मामले यानी व्यापार देखो, और सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और सिविल मामले देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके लोग सीधे ब्रिटिश सरकार चुनती थी। साथ ही गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर्स 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। इससे गवर्नर जनरल को एक तरह से वीटो पावर मिल गई। तो कुल मिलाकर इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया और कंपनी के पॉलिटिकल मामलों पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल एकदम पक्का कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, चार्टर एक्ट्स का। ये एक्ट्स हर 20 साल में रिन्यू होते थे और हर नए एक्ट के साथ कंपनी की पावर थोड़ी और कम कर दी जाती थी। धीरे धीरे कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती जा रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1813 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई। 1833 में तो उसके सारे कमर्शियल काम ही बंद कर दिए गए और 1853 में सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाए गए। एक एक करके सारी पावर छीनी जा रही थी। तो 1813 का जो एक्ट था वो इसलिए खास था क्योंकि इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। हाँ, बस चाय और चीन के साथ ट्रेड करने की इजाजत बची थी। और एक और दिलचस्प बात, इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। फिर आया 1833 का एक्ट। ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया और यहीं पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और फिर आया आखिरी चार्टर एक्ट 1853 का। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को और मॉडर्न बनाया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम यानी कानून बनाने और उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग अलग किया। और सबसे ज़रूरी, इंडियन सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन शुरू किया गया, जिससे अब भारतीय भी इस सर्विस का हिस्सा बन सकते थे। तो इस पूरे 80 साल के सफर का, इन सारे एक्ट्स का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सारे एक्ट्स एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। पावर को धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा था। शुरुआत हुई एक प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट करने से, और इसका अंत हुआ एक पूरे औपनिवेशिक साम्राज्य यानी कॉलोनियल स्टेट की नींव रखने पर। तो आखिर में यह सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ एक संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदम थे, या फिर ये एक साम्राज्य बनाने की पूरी स्क्रिप्ट थी जिसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा था? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।